हमारा शकल बुरा है तो क्या हुआ, फोटो में तो अच्छा दिखता हूँ ना। हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, उधार तो ले सकता हूँ ना। हमारे पास कपड़ा नहीं है तो क्या हुआ, दोस्त के पास तो है ना। इन दोनों लड़कियों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गरीब लड़कियों को चाय में नशा देकर उन लड़कियों का रेप करवाती थी। जो लड़के रेप करते थे उनसे भी पैसे की उगाही करती थी, और जिन लड़कियों का रेप करवाती थी उन्हें मंथली सैलरी भी दी जाती थी। इन लड़कियों का जो बिजनेस मॉडल है उसमें पिज्जा डिलीवरी जैसे शब्द भी शामिल हैं, और किस तरीके से जो लड़के रेप करते थे उनसे लाखों रुपए की, कहीं कहीं तो 50 से 60 लाख रुपए तक की डील हो जाती थी। और महज जिन लड़कियों का रेप होता था, जो गरीब लड़कियां थी, उन्हें कहा जाता था कि आप छोटे कपड़े पहनिए ताकि जो सामने जो मर्द है उसे देखकर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो आपका रेप करे, और बदले में महीने में आपको मिलेगा 10,000 रुपए। सुनने में जितना अटपटा लग रहा है आपको, इन औरतों ने या कई लड़कियों ने इसका पूरा बिजनेस मॉडल बना लिया था। आज इस डिकोडिंग क्राइम में डिकोड करके बताएंगे इनके बिजनेस मॉडल के बारे में, लेकिन उससे पहले आप समझेंगे कि इन लड़कियों ने यह समझा कि पिता तो टेलर थे और गरीबी में पूरी जिंदगी निकल गई, कहीं हम भी उसी गरीबी की दलदल में ना फंस जाएं, और इसलिए इन्होंने गरीब लड़कियों को टारगेट किया, अमीर लोगों को बेचा और कहा कि जिस लड़की को आप लेकर जा रहे हो उसके खाने पीने का ध्यान रख लीजिएगा और पैसे जो होंगे वो हमारे अकाउंट में पहुंचा दीजिएगा। हम मंथली सैलरी के तौर पर उस लड़की को, उस गरीब घर की लड़की को पैसे दे देंगे, वो अपना मुंह बंद रखेगी। लेकिन जब एक लड़की खुद सामने आकर पूरी कहानी बताती है इस डिकोडिंग क्राइम में, उस लड़की की जुबानी सुनाएंगे जिसने दर्द झेला और ऑन कैमरा उसने बहुत सारी कहानियां बताई। लेकिन उससे पहले जानिए कि इन दोनों लड़कियों के नाम क्या हैं, किस तरीके से दोनों मोहतरमा लड़कियों के देह व्यापार से लेकर उनका धर्म भी बदल देती थी, और उसके पीछे का जो तर्क है इनका, आप सर पकड़ लेंगे कि किस तरीके के इंसान अब हमारे समाज में रहने लगे। फ्लैट में रहते हैं, बगल वाले फ्लैट को लगता है कि इन दोनों लड़कियों के तो बच्चे हैं, ये कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब एकाएक मध्य प्रदेश की पुलिस घर पर ठकठकाती है, तब अंदर की कहानी जो निकलकर सामने आती है, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो एक तरफ है अमरीन और दूसरी तरफ है आफरीन, दोनों बहनें हैं। ये वही बहनें हैं जो झुग्गी से निकली हैं, गरीबी से निकली हैं और आज करोड़ों के फ्लैट्स की मालकिन हैं। आज इनका पासपोर्ट बना हुआ है, एक से एक विदेश यात्रा ये कर रही हैं। सिर्फ किस लिए? क्योंकि ये अलग अलग लड़कियों की, 20 से 25 साल की लड़कियों का रेप करवा रही हैं और उनसे पैसे वसूल रही हैं। लेकिन इन दोनों की मैं कहानी आपको बताऊं, किस तरीके से ये जो लड़कियां हैं इनने अपना दिमाग लगाया और इतने गंदे काम में दिमाग लगाकर ये अमीर बनी। आज ये शोहरत और दौलत जो इनके पास है वो मिल गई है, लेकिन फिलहाल ये जेल में बंद है। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि जो लड़की है जो इनके चंगुल में फंसी, आखिर उसका दर्द समझिए। किस तरह से उस लड़की ने इनका खुलासा किया। वो पुलिस स्टेशन गई और उसने एक एक चीज़ पुलिस को बताई, जिसके बाद ये दोनों बहनें अरेस्ट की गई। मुझे संजना ले गई थी उसके घर, उसके बाद से मुझे पता नहीं था कुछ, और थोड़े दिन रुकने के बाद यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ अब्बास नगर में और ये सागर रोल विलास में। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, फिर अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है, तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे। ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई, और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई अर्शद नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में और छोड़ छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। सेम मुझे भी वैसे ही कपड़े पहनाती थी कि ये कपड़े पहन लो, ये पहन लो। अनकंफर्टेबल फील करती थी तो कहती थी कि फ़ोटो है, मैं खींच के दिखाती हूँ, ये बोलकर खींची उनकी फ़ोटो। अब मुझे वो ब्लैकमेल कर रही है। कितने लोग थे इसमें पूरे? इसमें 1-2 लड़कियाँ और हैं जो मतलब सेम उनके साथ भी यही हुआ है, वो आने से भी डर रही है। नहीं, और आरोपी कितने हैं इसमें? आरोपी अमरीन है, आफरीन है और चंदन यादव, जाशिर और जमाल है। अभी पुलिस ने कितने लोग गिरफ्तार किया है? 3, अमरीन, आफरीन और चंदन यादव। क्या मांग कर रहे हैं, क्या कार्रवाई तो हो चुकी है, वो लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो सुना आपने किस तरह से लड़की बता रही है, पीड़िता बता रही है कि उसको छोटे कपड़े पहनाए जाते थे, ज़बरदस्ती पहनाए गए।
चाय में नशीला पदार्थ दिया गया जिसके बाद ये बेहोश हो जाए। लोगों ने इसके साथ रेप किया एक ही दिन में कई कई बार, यहाँ तक कि इसको यासिर नाम का एक आदमी जो है, जो इन्हीं के नेक्सस का है, दोनों बहनों के नेक्सस का है, वो अहमदाबाद लेकर जाता है और वहाँ भी उसके साथ रेप करवाया जाता है। एक तरह से जो दोनों बहनें हैं ये अपने क्लाइंट्स को सेट कर रही थी, उन लड़कियों को उन तक सप्लाई किया जाता था और इसके बाद उनसे रेप करवाया जाता था। कहा जाता था कि हम जो लड़कियाँ भेज रहे हैं आप उनका बखूबी रेप कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, वो अपनी मर्जी से आपके पास आ रही है। किस तरह से इन लड़कियों ने, इन दोनों बहनों ने, अमरीन और आफरीन ने अलग अलग छोटी छोटी लड़कियों को, गरीब घर की लड़कियों को अपने धंधे में धकेला, उनका फ़ायदा उठाया, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाया। और कैसे शुरुआत हुई तो देखिए, दरअसल आज से करीब 20 साल पहले जो अमरीन और आफरीन हैं, इनके पिताजी लखनऊ से भोपाल आए थे। अब यहाँ पर आने के बाद इनका कनेक्शन जो है ईरानी डेरा से बन जाता है। एक तरह से वो एक कम्युनिटी होती है, मुस्लिम कम्युनिटी, जो एक जगह पर रह रहे हैं। और ऐसे में इस बार इसके लिए ये भी कहा जाता है कि इस जगह पर जाने पर पुलिस भी डरती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसमें छुपकर कई अपराध हो रहे होते हैं, पुलिस अपराधी को पकड़ने जाती है। तो कई बार ये चीज़ें सामने आई कि पुलिस को वहाँ से भगा दिया गया, ये कहा गया कि आप गलत कर रहे हैं, हमारे यहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है। और इस चीज़ में कई बार ऐसा होता है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो छुपे रहते हैं, जैसे कि ये दोनों बहनें, ईरानी डेरा से इनका कनेक्शन सामने आया है और पता लगा है कि उसी में छुपकर, उसी की आड़ में ये पूरा नेक्सस चला रही थी। अब होता यह है कि जब 20 साल पहले परिवार भोपाल आया तो पिता ने यहाँ पर टेलर की दुकान खोली और वो टेलरिंग करने लगे। आमदनी कुछ खास थी नहीं, लेकिन फिर भी इन दोनों लड़कियों को पढ़ाया गया। अब इनके परिवार के बारे में जानेंगे तो ये 4 बहनें हैं और 2 भाई, जिसमें से 2 जो बहनें हैं वो शादीशुदा हैं, ये दोनों जो हैं ये फ़िलहाल जेल में हैं, और जो 2 भाई हैं वो दोनों मानसिक रोगी हैं, यानी कि मानसिक रूप से विकृत हैं। अब ये जो दोनों लड़कियां हैं, इनको लगता है कि हम इतनी गरीबी में कैसे रह सकते हैं। अब इधर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही थी, आ जाता है कोविड। अब 2020 में इनके पिताजी की मौत हो जाती है। अब पिता की मौत होने के बाद इन लड़कियों को लगता है कि अब चीज़ें बहुत हो गई, पिताजी ने बहुत दुकान चला ली, अब हमें करना है अपने घर के लिए, हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। इसी के तौर पर बाकायदा जो बड़ी बहन है अमरीन, वो सबसे पहले पहुँच जाती है एक स्पा सेंटर, वहाँ पर इसकी जॉब लगती है। कुछ महीने काम करने के बाद समझ में आता है कि ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं और इसमें काम करके और भी पैसे बनाए जा सकते हैं। तब ये अपनी दूसरी छोटी इसकी बहन है आफरीन, उसको भी लेकर आती है और बोलती है कि चलो तुम्हारी भी नौकरी लगवा देती हूँ। अब दोनों बहनें स्पा सेंटर में काम करने लग जाती हैं। स्पा सेंटर में काम करने के साथ साथ इन दोनों बहनों के जो ताल्लुकात हैं, यूँ समझिए जो कनेक्शंस हैं, वो कई अमीरजादों से बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर कई ऐसे बड़े लोग आते हैं जिससे दोस्ती करती, इनके हाव भाव, इनकी चाल ढाल, ये अपनी दोस्ती उनसे रखती और कनेक्शन बढ़ते चले जाते हैं। धीरे धीरे ये लोग स्पा सेंटर से निकलकर पब पहुँच गई। अब बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने लगी, कुछ लड़कों को इन्होंने इम्प्रेस करना शुरू किया और अब ये दोनों बहनें देह व्यापार में उतर गई, यानी कि अब इन्होंने अपनी आबरू बेचना शुरू कर दिया। इन्हें समझ में इन्हें लग गया कि अगर पैसा कमाना है तो ये भी एक रास्ता है, और इन्होंने वही रास्ता अपना लिया जो इन्हें लगा कि सबसे आसान है। अब इसके बाद जब ये खुद उस चीज़ में उतरी, इनको पैसे मिले, तो इन्हें समझ में आया कि अभी सिर्फ हम 2 ये काम कर रहे हैं तो इतने पैसे बन रहे हैं, तो क्यों ना हम जो लड़कियां हैं जिन्हें ज़रूरत है, जो गरीब हैं, किसी को परेशान करके, या कोई भी ऐसी लड़की हमें मिल जाए जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें कर पाएँ और ये काम आगे बढ़ा पाएँ। एक तरह से इन्होंने सोचा कि इसको हम एक बिज़नेस बना लेते हैं, और इसी सिलसिले में अब इन्होंने क्या किया, बड़े लोगों से दोस्ती तो कर ही रखी थी, पब में इनका आना जाना था, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में भी इनका आना जाना था। तो ऐसे में इन्होंने उन लड़कियों को टारगेट करना शुरू किया जो गरीब घर से हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं, या जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की। अब एक एक करके जब इन्होंने लड़कियां पता लगाने शुरू की, चीज़ें शुरू की, तो इन्हें समझ में आया कि इतना आसान भी नहीं है, इन्हें और लोग चाहिए होंगे। तब ऐसे में इन्होंने अपने एक साथी जिसका नाम चंदन यादव है, उसको मोहरा बनाया, समझ लीजिए, यूँ समझिए, उसको फंसाया। जो चंदन है बताया जा रहा है वो आफरीन का बॉयफ्रेंड भी है। और इसके बाद जो चंदन है उसको इन्होंने बोला कि सबसे पहले तुम इस्लाम कबूल करो, तुम मुस्लिम बन जाओ, तुम हमारे साथ हम जैसा कहते हैं वैसा करो, और इसके बाद तुम हमारे लिए लड़कियों का एक तरह से कोशिश करो, लड़कियां कहाँ से इंतज़ाम हो सकती है, कहाँ से मिल सकती हैं, और जब तुम लड़कियां इकट्ठा कर लोगे, कई सारी लड़कियां हो जाएंगी, तब हम उनसे पैसे पर पैसे बना सकते हैं। अब चंदन यादव, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो शख्स है, इसको भी एक तौर पर आइडिया सही लगता है और ये बाकायदा फिर जाकर अलग अलग जगह पर ये पता लगाता है, एक समझिए डेटा निकालना शुरू करते हैं उन लड़कियों का जिनको ज़रूरत है, जो गरीब घर से हैं। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि शायद जो इसी में वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, फिर उसके बच्चा भी हो जाता है एक छोटा सा। अब ये फ़ायदा उठाते हैं कि हमें ऐसा करते हैं कि क्यों ना हम बच्चे के बहाने कुछ लड़कियों को नौकरी पर रखें, और एक एक को नौकरी पर रखेंगे, फिर उन्हें इस धंधे में धकेलते जाएंगे। और होता भी यही, जिस लड़की की आपने शुरुआत में जो मैंने आपको कहानी बताई है, जो बाइट आपने सुनी, उसके साथ भी यही हुआ कि उसको कहा जाता है
आफरीन और अमरीन के द्वारा कि देखो हम इस फ्लैट में रहते हैं, जो आप अभी तस्वीर देख रहे हैं वो बताती है कि हम इस फ्लैट में रहते हैं, यहाँ पर मेरे हस्बैंड रहते हैं, एक बच्चा रहता है, तुम्हें उसकी देखभाल करने के लिए आना है और यहाँ पर पूरे टाइम तुम्हें रहना होगा, तो कोशिश करो तुम हमारी हेल्प कर पाओ, जिसके साथ बाद हम तुम्हें 10,000 रुपये दे देंगे। अब जो लड़कियाँ जिन्हें जो नीडी होती है, जिन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, ठीक ठाक काम है, बच्चे को संभालना है, तो वो इनके घर पे आ जाती हैं। ऐसे ही ये जो लड़की है जो सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंची, ये भी वहाँ पहुंचती है और वहाँ पहुंचने के बाद कुछ दिन तो चीज़ें ठीक रहती हैं, आप समझिए 1 हफ्ते तक सब कुछ सही रहता है, बिल्कुल ऐसा दिखाते हैं कि घरेलू परिवार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है, और इसके बाद ये अपना असली खेल खेलती। इसके बाद ये जो अमरीन और आफरीन है, ये उस लड़की को इन्होंने चाय में जो है वो नशा दिया, इसके बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है। तब इन दोनों के जो भाई हैं बिलाल और चानू, वो उस लड़की के साथ रेप करते हैं और इसके बाद इस बाकायदा उसकी वीडियो तस्वीर लिए जाते हैं, और जब लड़की उसका विरोध करती है तो कहा जाता है कि तुम्हें हम फंसा देंगे, अगर तुमने कुछ भी कहा या बाहर जाके किसी को बताया तो तुम्हारी बदनामी कर देंगे, तुमने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं, तुम इन केसेस में लिप्त हो, तुम सेक्स रैकेट चलाती हो। इसके अलावा उस लड़की को अहमदाबाद ले जाया गया, अलग अलग मर्दों के सामने परोसा गया, अलग अलग कमरों में भेजा गया, अपने कनेक्शन ने सेट कर रखे थे, बाकायदा तस्वीर दिखाई जाती थी। उस लड़की से कहा गया छोटे कपड़े पहनो, छोटे कपड़े पहनने के बाद उनकी तस्वीर ली गई, उन फ़ोटोज़ को क्लाइंट्स को भेजा गया, क्लाइंट्स ने पसंद किया तो उस लड़की को ज़बरदस्ती भेजा गया। अब ऐसे में कुछ लड़कियों को नशा देकर कराती थी और कुछ लड़कियों को हैवी ड्रग्स दिए जाते थे, जिसके बाद और होता ये भी था, कुछ लड़की जब विरोध करती, नहीं मानती, जो समझ जाती थी कि चीज़ें ख़राब हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा भी जाता था, उनको बाकायदा टॉर्चर किया जाता था। आप एक और लड़की की बात सुनिए जो बता रही है कि किस तरह से ड्रग्स देकर, हैवी ड्रग्स देकर इन्होंने, आमरीन और आफरीन ने, उस लड़की को फंसाया और सेक्स रैकेट के धंधे में फंसाकर उसका भी रेप करवाया। जी, मुझे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया, मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया, और जब मैंने इस चीज़ का आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझे ये बोलकर दवा दिया गया कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फोटो वायरल कर दी जाएगी। पहले एक अच्छी बहन बनकर हमें उसने अच्छे से रखा, ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, और वो सब रिकॉर्ड करके रखा, और उसी चीज़ को लेकर हमें ब्लैकमेल किया गया। किसने रखा? आमरीन ने, आमरीन, चंदन और भी लोग हैं। तो कहाँ ले गए आपको? जी, ये तो भोपाल में नारायण नगर और आसिमा मॉल के पास में सागर रॉयल विलास में, वहाँ तो वो रहती थी, वहाँ हम काम करते थे। उसके बाद अब्बास नगर जहाँ उनका घर है, वहाँ भी उनके कुछ लोग हैं जो उनके भाई लोग हैं, वो भी कुछ गलत व्यवहार करते थे, गलत करते थे, मौका छोड़ते नहीं थे वो लोग भी। और उनके कुछ और रिलेटिव हैं जो मुस्लिम हैं, वो लोग भी पार्टी के नाम पर बुलाते थे और ये हमें फोर्स करके ले जाती थी कि प्लीज मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मेरे साथ में चलो, मैं कुछ आपको होने नहीं दूंगी, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसे करके नशीले पदार्थ देती थी। उसके बाद हमारे साथ क्या होता था, क्या नहीं होता था, वो सब रिकॉर्ड करके इन्होंने अपने पास में रखा था। गैंगरेप भी हुआ था क्या? जी। और बाहर भी लेके गए थे क्या, आउट ऑफ स्टेट? कहीं आउट ऑफ स्टेट भी ले गए थे। कहाँ? अहमदाबाद। तो सुना आपने इस पीड़िता को किस तरह से इसने भी बताया कि कैसे ये जो दोनों बहनें हैं जो इंस्टाग्राम पर जिनके कहा जा रहा है 6200-6300 फॉलोवर्स हैं, अच्छी खासी इनकी जो रीच है वो भी है, लोग इन्हें देख भी रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इस तरीके से घटिया हरकत कर रही थी। सोचिए, इंस्टाग्राम पे आप इनकी रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि ये पीछे क्या काम कर रही है, और ये इस घर के अंदर, इस फ्लैट के अंदर एक अय्याशी का अड्डा चला रही हैं, अपने लिए पैसे बना रही हैं, लड़कियों का रेप करवा रही हैं, उनको सेक्स रैकेट में धकेल रही हैं और झूठ बोलकर उनसे सारा काम करवाया जा रहा है। जो मान गई वो ठीक है, जो नहीं मानी तो उसे टॉर्चर किया गया या तो उसको नशा दे दिया गया। अब सागर रॉयल विला कॉलोनी का C-स्टार बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, पूरी जो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके अंदर अगर आप चलेंगे तो आपको दिखेगा कितने सारे फ्लैट्स बने हैं। इसी का फ्लैट नंबर 301, यही वो अय्याशी का अड्डा है, यही वो फ्लैट है जिसके अंदर अमरीन और आफरीन दोनों की दोनों बहनें, बच्चे वहाँ पर मौजूद रहते थे, लेकिन सोचिए लड़कियों का रेप करवाती थी और उससे पैसे बनाती थी। जब इसी घर के बारे में, जब इसी फ्लैट के बारे में पड़ोसियों से पूछा गया तो पड़ोसियों ने बोला कि उन्हें आज तक पता ही नहीं चला कि इस घर के अंदर, यानी इस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं, बट लड़कियों का रेप कराया जा रहा है, उनके साथ सेक्स रैकेट कराया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है। किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि सब बोल रहे थे कि अंदर बच्चे रहते थे, 2 लड़कियां रह रही हैं, तो हम कैसे मान लें कि अंदर इस तरह से कोई घटिया हरकत की जा रही है। आप सुनिए, आप इस फ्लैट को देखिए और सुनिए पड़ोसी क्या बता रहे हैं इस पूरी कहानी के बारे में। उसके बाद जानिएगा किस तरह से ये मजबूर करती थी, ये लड़कियों का रेप तो करवा लेती थी, सेक्स रैकेट में उन्हें धकेल देती थी, लेकिन ये कैसे उन्हें फोर्स करती थी मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए, बुर्का पहनने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, और ऐसी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करती थी जिसके बाद जो लड़कियां, उनका गुस्सा एक तरह से फूटा और एक एक करके लड़कियां पुलिस स्टेशन पहुंची।
काफी गंभीर आरोप है। पड़ोस में रहने वाले लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या लगता है। हेलो जी, बताइए क्या यहाँ पे देखते थे आप लोग? अभी इनका फैमिली काफी बढ़ चुका था और ये पड़ोसी से तो कोई कांटेक्ट है नहीं, लेकिन इनकी एक्टिविटी से कभी कभी लगता था कि ये कुछ ऐसा गलत नेचर टाइप है इनका, मतलब बिहेवियर ऐसा है। किस तरीके के लोग आते थे यहाँ पे? इनके यहाँ तो अभी तो बहुत ज्यादा रश थी, जेंट्स भी थे और यंग बच्चे काफी थे, 18-19 साल के, और 2-3 लेडीज भी दिख रही थी। इनके बच्चे कुछ दिन पहले हम लोगों को काफी परेशान करते, रात रात में बेल बजा के भाग जाना, ये करना वो करना, तो हमने इनको कई बार कंप्लेन भी की है। और बाकी हमारी ज्यादा कांटेक्ट नहीं है इनके साथ। अच्छा, हमारे साथ नहीं, मतलब किसी के साथ भी यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है इनका। अच्छा, जो महिलाएं यहाँ आती थी, कभी उन पे कोई शक हुआ आप लोगों को? क्या पहनावा होता था उनका? पहनावा हमेशा वो बुर्के में ही आती थी, कभी उनका कोई फेस नहीं दिखता था। बस वो दोनों बहनों का फेस दिखा है, क्योंकि वो इससे पहले पता नहीं क्या काम करती थी, तो वो जींस टॉप में हमेशा दिखती थी। लेकिन अब जो नए लोग आ रहे थे वो टोटली बुर्के में आते थे। क्या पुरुष भी आते थे यहाँ पे? हाँ, यंग लड़के जा रहे थे, 3-4-5 लड़के थे यंग। अभी भी रात रात में आना जाना होता था। ज्यादातर रात को आते थे? जी, रात में, शाम के टाइम में, रात में नीचे काफी घूमते थे वो शाम टाइम में। जी, तो आप देख सकते हैं किसी से बातचीत होती थी इन लोगों की? नहीं, बात नहीं करते थे? नहीं, बात किसी से नहीं करते हैं। तो सुना आपने, जो हमारे ग्राउंड रिपोर्टर रवीश पाल सिंह है, ये उन्होंने बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी वहां से लेकर आए। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, जो पड़ोसी बार बार कहते थे कि बच्चे रहते थे, वो घंटी बजाकर भाग जाते थे, और दरअसल उन्हें कभी शक ही नहीं हुआ कि इन दोनों लड़कियां इतनी ज्यादा शातिर हैं। अब हमें लगा कि ये लड़कियां इतनी शातिर हैं, क्यों ही किसी को भनक नहीं लगा। तो इसके बारे में जब हमने पुलिस से जब गहन तरीके से पूछताछ की, जब हमें जो जानकारी मिली, उसमें हमें बहुत चौंकाने वाली चीज़ें के बारे में पता लगा। दरअसल जो भी क्लाइंट्स होते थे वो लड़कियों को मैसेज करते थे। मैसेज व्हाट्सएप पर नहीं होता था, इंस्टाग्राम पर होता था, क्योंकि पूरी दुनिया इन्हें इन्फ्लुएंसर मान रही थी। लेकिन जब इन इन्फ्लुएंसर के इनबॉक्स में जाएंगे, जहां पे मैसेज करते हैं, वहां पर तो बिल्कुल बिजनेस धड़ल्ले से चल रहा था। और वहां पर कहा जाता था कि मस्त पिज्जा डिलीवरी चाहिए हमें। अभी जो मस्त पिज्जा डिलीवरी है, इससे पिज्जा डिलीवर नहीं हो रहा था, यहां पर लड़कियों की डिलीवरी की बात हो रही थी। और पूछा जाता था कि ठीक है, आप हमें लड़कियों की फोटो भेजिए, उसके बाद पिज्जा के नाम पर लड़कियों की अलग अलग तस्वीर भेजी जाती थी, और कहा जाता था कि देखिए आपको कौन सा पिज्जा इसमें से पसंद है। उसके बाद उस मैसेज पे आता था कि ठीक है, मुझे इस लड़की में इंटरेस्ट है, और आगे फिर कहा जाता था कि हमें आपसे जो भी रकम जो डिसाइड होता था क्लाइंट्स और इनके बीच में, वहां पे कहा जाता था कि 70% हमें एक तरीके से ऑनलाइन भुगतान कीजिए और एडवांस में पेमेंट कर दीजिए, 30% जब लड़की आपके वहां पर पहुंच जाएगी उसके बाद कीजिएगा। उसमें और भी ज्यादा डीलिंग होती थी कि जो पिज्जा, जो लड़कियों को ये कोड वर्ड कहा जाता था, क्योंकि एक तरीके से उन्हें शक था कि पुलिस कभी भी इन तक पहुंच सकती है, तो इसलिए ये जानबूझकर लड़कियों को पिज्जा कहकर बुलाते थे। और कहा जाता था कि जब पिज्जा आपके घर पर पहुंच जाएगा तो उसके रहने का, खाने का, पीने का, हर चीज का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, उसके अलावा आपको ये सारी पेमेंट करनी है। अब जब सारी बातों की डील हो जाती थी, 70% पेमेंट हो जाता था, और जैसे ही पेमेंट आता, जो क्लाइंट्स अपने यहां लोकेशन भेजती कि हमें फलाने फलाने फ्लैट पर, हमें दूसरे राज्य में, खासतौर पे ये भोपाल से अहमदाबाद भी लड़कियां भेजा करती थी, तो अहमदाबाद हो गया, भोपाल के किसी पॉश इलाके में हो गया, वहां की लोकेशन आ जाती थी, टाइमिंग आ जाती थी, उसके बाद ये अंगूठा भेज देते थे, मतलब कि ये रेडी हैं लड़कियां देने के लिए। वो जो स्पेशल पिज्जा डिलीवरी के नाम पर, या जो मस्त पिज्जा डिलीवरी के नाम पर जो कन्वर्सेशन शुरू हुई थी, उसकी फाइनल डील अंगूठे पर आकर खत्म होती है। इसके बाद इस कमरे में क्या होता है, कमरे में क्योंकि गरीब घर की लड़कियों के आकर ये कहते थे कि आओ हमारे घर पर काम करो, हाउसमेड का काम करना है, मतलब नौकरानी का काम करना है, तुम्हें बड़े बड़े घरों में जाना है, वहां पर जाकर तुम्हें सिर्फ काम धंधा करना है, बाकी कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि पहले तो हाउस हेल्प की बात थी, दूसरा जो कम उम्र की लड़कियां थी, गरीब थी, उन्हें यह कहा जाता था कि हम तुम्हारी नौकरी ब्यूटी पार्लर पर लगा देंगे, और दोनों ही जगह पर कहा जाता था कि महीने के 10,000 रुपए मिलेंगे। इसके बाद जब क्लाइंट के साथ डील उधर हो जाती, तो ये पहले पूछते कि देखो तुम्हें और ज्यादा पैसे कमाने हैं, और ये 10,000 रुपए से क्या होगा, हम तुम्हें अलग से रुपए और भी देंगे अगर तुम इसमें हामी भर दो। जो लड़कियां मान गई, क्योंकि फोटोज तो पहले ही भेज चुके होते हैं, जो लड़कियां तैयार हो गई
उनके साथ इनका व्यवहार एकदम अच्छा रहता था। लेकिन जो लड़कियां नहीं मानती, जो लड़कियां इन्हें दीदी दीदी करके बोलती थी, दीदी का असली चेहरा जब लड़कियां मना करती तब सामने आता। और क्योंकि ये जो दोनों दीदियां थी, ये दीदियां अक्सर जो उनके साथ, उनके आस पड़ोस में या जो उनके घर पर जो लड़कियां आती थी कम उम्र की, उन्हें पब लेके जाना, इधर उधर घुमाना, रेस्टोरेंट में खाना खिलाना, तो एहसान तले तो पहले से ही दबी रहती थी। और घर के अंदर सोचिए बच्चे भी हैं, उनसे ये कहा जाता कि आप छोटे कपड़े पहन के फोटो खिंचाओ। ये तो हर किसी का सपना होता है। बड़े बड़े शहरों में कहां तुम सलवार सूट में घूमोगी, छोटे कपड़े पहन के दिखाओ, तुम्हारी फोटोग्राफी करेंगे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, तुम भी देखना, तुम्हें भी लगेगा कि तुम बड़े शहर में आए हो। अब जो बच्चियां होती थी वो अच्छे मन से फोटो खिंचवा लेती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता होता था कि ये जो फोटोज हैं ये कहां जा रहे हैं, ये क्लाइंट्स के पास जा रहे हैं, ताकि क्लाइंट्स खुश होकर इन लड़कियों को अप्रूवल रेट दे पाएं। इसके बाद अगर लड़कियां मना करें तो उन्हें नशा देकर, ड्रग्स देकर, बेहोशी की हालत में उनके कमरों तक पहुंचा दिया जाता था। वहां पर भी जब कोई मर्द उनके साथ गलत हरकत करता तो उसकी रिकॉर्डिंग होती थी, और उस रिकॉर्डिंग करने के बाद जब इन्हें पता लग जाता जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, तो उस रिकॉर्डिंग को ये अपने पास रखते ज़रूर थे। लेकिन जब लड़की को बाद में आनाकानी करे तो उसको फिर ब्लैकमेल किया जाता था कि ये देखो ये वीडियो तुम हो और इसमें तुम किसी गैर मर्द के साथ हम बिस्तर हो रही हो, हम तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे अगर तुमने कहीं और कुछ भी बोला। दूसरी ओर इन्हें पता लग जाता कि जिस मर्द ने या जिस लड़के ने इन लड़कियों के साथ गलत काम किया वो पैसे वाला है, और वो एक बार किसी लड़की के साथ रेप करने के बाद दूसरी बार तैयार नहीं हो रहा है तो उसे ब्लैकमेल किया जाता था कि देखो तुमने हमारी जो लड़की है, जो हमारा जो पिज़्ज़ा है उसके साथ तो कर लिया, लेकिन तुम्हें अगले हफ्ते फिर से हमारी लड़की की बुकिंग करनी पड़ेगी, अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हें फंसा देंगे। और ऐसा कर करके जो मोटे असामी होते थे, जिनके पास पैसे ज़्यादा होते थे, ये उनसे उगाही करना शुरू करते थे ब्लैकमेलिंग के नाम पर। और इसलिए इसमें लड़कियों के साथ रेप होता था, जो लड़के रेप करते थे उनसे भी उगाही करती थी, और ये लाखों में पैसे कमा रही थी, और महज 10,000 रुपये उन पीड़ित लोगों को दिया जाता था, और कहती थी कि हम तुम पर तो खर्चा कर रहे हैं रेस्टोरेंट में ले जाने का, लाने का, और ये सारी बातें भी होती थी। अब ये बात हो गई कि किस तरीके से इनका बिजनेस मॉडल इंस्टाग्राम के जरिए चल रहा था। लोकेशन शेयर होना, पैसों की डील होना, मस्त पिज़्ज़ा डिलीवरी कहना, और आस पड़ोस को लोगों को लगता कि अरे तो नॉर्मल सा घर है, उस नॉर्मल के घर से दूसरे राज्य में डीलिंग हो रही थी। लेकिन जब लड़कियां वापस आ जाती, जब लड़कियां के पास काम नहीं होता, तो ये लड़कियां क्या कहती, बिल्कुल सोचिए इन्होंने पुलिस के सामने क्या चीजें बताई हैं। ये इनसे कहती कि देखो तुम्हें अपना धर्म बदल लेना चाहिए, अगर तुम जिस भी धर्म को फॉलो करती हो तुम्हें इस्लाम फॉलो कर लेना चाहिए। और उस पर क्या कहा है आफरीन और अमनी ने कि इस्लाम में औरतों की बराबरी का दर्जा है, औरतों को फूल की तरह रखने का आदेश है, हिजाब पहनने और पर्दा करने से चेहरे पर नूर आता है, मतलब तुम्हारे चेहरे पर डस्ट नहीं आएगा, तुम अच्छी दिखोगी, खूबसूरत दिखोगी अगर तुम हिजाब पहनोगी। ये दोनों बहनें जो भी नई लड़कियां आती थी उनसे ये सारी बातें कहती थी। नमाज पढ़ने से रूहानी सुकून मिलता है, मानसिक तनाव कम होता है, मतलब कि आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, आपको जो मेंटल जो टॉर्चर हो रहा है कि आपको किसी गैर मर्द ने आपको छुआ है, ये सारी चीज़ों से आप दूर चले जाओगे। इस्लाम केवल इंसानियत के लिए सोचता है, गरीबों का ध्यान रखता है। अब इसमें ये याद रखिएगा, इन लड़कियों को मोटिवेट किया जाता था कि जिन लड़कियों का उस वक्त काम नहीं होता था। साथ ही साथ जो उसमें जो चंदन यादव था उसका भी धर्म बदल लिया था, और उससे ये सब सारी चीज़ों करने में इन दोनों लड़कियों की मदद भी करता था, और कहता था कि अब उसे खुशी मिली है जब से उसने इस्लाम कबूला है। और कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस मॉडल था, ये जो बिजनेस मॉडल था कि जिस लड़कियों का काम नहीं है उनके धर्म बदल दिया जाए, और जो एक तरीके से लड़कियां राजी ना हो उनको ड्रग्स और चाय में नशीली पदार्थ मिलाकर उन्हें सौंप दिया जाए भेड़ियों के आगे। उन भेड़ियों का भी ये शिकार करती थी। सोचिए इनकी प्लानिंग किस हद तक थी पैसे कमाने की, और सिर्फ इसलिए क्योंकि पिता टेलर थे, दर्जी थे, और दर्जी की इन्होंने गरीबी अच्छी तरीके से देख ली थी, समझ ली थी, और एक गरीबी की दलदल में दोबारा नहीं फंसना चाहती थी दोनों बहनें। क्योंकि टोटल जो 6 लोगों की फैमिली है, 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी
ये दोनों बहनें थी पहले से, इसके 2 और भाई भी हैं जो मानसिक रूप से बीमार हैं। तो केवल ये जो 4-5 लोगों ने एक ऐसा नेक्सस बनाया जिसे जो भोपाल पुलिस भी जब डिकोड कर रही थी तो उनकी हालत भी खस्ता हो रही थी। दरअसल मैं नाम लेके बता देता हूं कौन कौन है। आमरीन और अफरीन का नाम तो आपने जान लिया। चंदन यादव एक तरीके से बॉयफ्रेंड भी था इन लोगों का, धर्म बदल चुका था और इससे मजा भी आने लगा था। दूसरी लड़कियों को टॉर्चर करना, उनके साथ रेप कर देना। मान लीजिए क्लाइंट के पास कोई लड़कियां गई और उसमें से अगर किसी को उस घर पे रहने वाले लोगों को वो लड़की पसंद आ जाती थी तो जोर जबरदस्ती भी करते थे, कहते थे कि तुम देखो तुम बाहर जाके सारा काम करती हो, हम तो साथ में रहने वाले बैठने वाले लोग हैं, हमारे साथ भी सारी चीजें करो। और साथ ही साथ इन सब पूरे नेक्सस में ये नेक्सस सिर्फ 2 लड़कियां ही नहीं चला रही थी, इनके एक तरीके से चेले भी थे, बिलाल और चन्नू। बिलाल और चन्नू अमरीन के भाई और ये पीड़िता से भी रेप किया करते थे अक्सर। और आमरीन का एक रिश्तेदार है यासिर। यासिर एक तरीके से लॉजिस्टिक्स सप्लाई करता है। अगर किसी लड़की को किसी भी इलाके में क्लाइंट ने बोला हो कि मुझे 5 स्टार में ये फैसिलिटी चाहिए लड़कियों का, अहमदाबाद में लड़कियों को लेकर आओ, किसी भी शहर में किसी लड़की को भेजना हो, तो यासिर लॉजिस्टिक्स से कहने का मतलब गाड़ी पे ले जाना या ट्रेन से ले जाना, प्लेन से ले जाना, लड़कियों को तैयार कर कर उनके क्लाइंट्स तक पहुंचाने का काम यासिर ही करता था और बदले में उसे भी पैसे मिलते थे। तो ये जो पूरा जो नेक्सस था इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन थी? ये दोनों मैडमें थी, कंपनी चला रही थी और उस कंपनी में जो शिकार हो रहा था उससे भी मुनाफा हो रहा था, जो शिकार कर रहा था वो भी मुनाफा कमा रहा था। और ये दोनों मैडम एक तरीके से जैसे आप जू में जाते हैं जानवरों को देखते हैं ना, तो बाहर जो इंसान खड़े रहते हैं उस तरीके का व्यवहार कर रही थी, लड़कियों से रेप करवा रही थी, जो लड़के रेप कर रहे थे उनसे भी उगाही कर रही थी। और फिलहाल के लिए हमें लगा कि इन जैसे शैतानी चेहरों का उजागर करना चेहरा बहुत ज्यादा जरूरी है इस डिकोडिंग क्राइम में, और इसलिए हमें लगा कि हमारी ग्राउंड रिपोर्ट जो रविश पाल सिंह ने हमें वहां भोपाल से भेजी है, मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो जिस तरीके से काम किया है इन दोनों लड़कियों को पकड़ने में और इनके नेक्सस को तोड़ने में, तो हमें लगा इस डिकोडिंग क्राइम में आप तक इस खबर को पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से जो फ्लैट में रहने वाले लोग थे उन्हें ये लगा कि बच्चे हैं, दोनों औरतों के बच्चे, उन्हें लग भी नहीं रहा था, लेकिन बावजूद उसके उनके नाक के नीचे इतना बड़ा नेक्सस बड़े आराम से काम करता रहा और उन्हें भनक तक नहीं लगी। तो इस डिकोडिंग क्राइम से हम तमाम दर्शकों से यही दरख्वास्त करते हैं कि आपके आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उसे ध्यान से देखिए, समझिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जहां आपकी सतर्कता हटी वहां पर दुर्घटना घटी। और इसलिए जितने भी जो दर्शक हैं उनका सावधान रहना उतना ही ज्यादा जरूरी है। चलते चलते आप हम तमाम दर्शकों से भी दरख्वास्त करेंगे कि जितने भी दर्शक इस डिकोडिंग क्राइम को देखें, अगर आपके पास भी कोई ऐसी खबर या कोई ऐसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो आप चाहते हैं कि हम उसे डिकोड कर कर आप तक पहुंचाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसी कौन सी खबर आप देखना या सुनना पसंद करेंगे और फिर हम उसे कोशिश करेंगे आप तक उसे पहुंचाएं। तो तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।